Namaste. So finally the day is here. This is my first international flight. This is my first international trip. और तुम्हारे लिए आम बात हो सकती है, लेकिन मैं अरबपति खानदान से नहीं हूँ. मैं खुद का खर्चे पे जा रही हूँ घूमने के लिए. एंड इतने सालों तक अपने इस चैनल को लवारिस छोड़ने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसे एक व्लॉग में कन्वर्ट किया जाए. तो अब आप देखने जा रहे हैं मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप टू वियतनाम विद मी. ऐसे कैसे बेटा, पहले पैकिंग तो कर लें पूरी. बहुत सामान चाहिए. उस सामान को चेक इन करवा के और अप्रूवल लेके हम चल पड़े हैं अपनी फ्लाइट को बोर्ड करने. ये फ्लाइट लेके जाएगी हमें बैंकॉक और अगली लेके जाएगी वियतनाम. दिल्ली का पोल्यूशन मुझे अल्ट्रा एचडी में नजर आ रहा था और अब मुझे घूमने जाने की और ज्यादा खुशी हो रही थी. भारत की धरती से बाहर पैर रख दिया है मैंने. माफ कर देना मुझे भारत माँ. पर मुझे बहुत कुछ देखना है. और यहाँ बैंकॉक के एयरपोर्ट पे भाषा की बहुत ज़्यादा समस्या है. इन लोगों को अंग्रेजी भी समझ में नहीं आती है अच्छे से, और भूख भी मुझे बहुत लग रही है. अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या. एक आम आदमी की समस्या ये एयरपोर्ट वाले लोग क्यों नहीं समझ पाते. ये एक अलग दुनिया में जी रहे हैं. ये आम आदमी की समस्या नहीं समझ पा रहे कि हमारा अगर कनेक्टिंग फ्लाइट है तो हमको सोने का जगह चाहिए. इस वक्त मेरा दिल सिर्फ सोना चाहता है. सोना नहीं, सोना चाहता है. नींद तो आई नहीं, हमने सोचा थोड़ा वर्कआउट ही कर लिया जाए. ए शाबाश. कितना लंबा टाइम होता है बे? 8 घंटे पूरे ही नहीं हो रहे. देख रही हो कैसे जीवन बिताना पड़ रहा है. मेरे को लगा गेट नंबर 2 इस तरफ है. अरे पहले तो सबसे बड़ी तो मैंने बेवकूफ़ी ये करी, अपने सीट नंबर को नींदों में गेट नंबर पढ़ के और 22 नंबर गेट पे जाके मैं बैठी हुई हूँ. उसके बाद जब मुझे थोड़ा बहुत होश आया तो मैंने सोचा कि देख लेती हूँ डिस्प्ले में कौन से गेट से जाना है. तो पता चला कि गेट नंबर 2 से जाना है मुझे. अब गेट नंबर 2 ढूंढने लगी तो इस तरफ लगाया हुआ था साइन, एंड में बंद है. और लास्ट गेट नंबर है 11. एंड पीपल हु आर कमिंग बैक, जो इस रास्ते जाके पूरा जो एंड में बंद हो रहा है ना, ये जाके वापस आ रहे थे, ऐसा चुपचाप वापस आ जा रहे. किसी को बता नहीं रही कि आगे बंद है. वट गेट नंबर यू आर लुकिंग. सब इतने घटिया लोग हैं ना. सब चाहते हैं कि आप पहले 1 किलोमीटर घूम के आओ उधर. वो देखो वहाँ एंड तक जाके आई हूँ मैं वापस, और अभी तो बहुत दूर जाना है. 8 घंटों के इंतजार के बाद फाइनली मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया और अब मैं जा रही हूँ वियतनाम. हेलो एंड वेलकम टू वियतनाम. अभी जस्ट वहाँ से आई हूँ मैं. सामने से पीपल आर ऑल्सो कमिंग. Landed in Vietnam, guys. Landed in Vietnam. Finally. A few moments later. वियतनाम पहुंचते ही 5 सेकंड में अपनी औकात दिखाने के बाद मैं फाइनली अपने हॉस्टल पहुंच गई. और क्योंकि वीकेंड चल रहा है तो अच्छी खासी भीड़ थी. तो फाइनली मैंने अपने हॉस्टल में चेक इन कर लिया है, हनोई. नाउ इट्स टाइम टू सम नहाया धोई, क्योंकि ये थोपड़ा लेके तो मैं नहीं घूमने बाहर जा रही हूँ, तो थोड़ा चेंज करते हैं अपने आप को. थोपड़े में कोई बदलाव नहीं आया, वो जैसा है वैसा ही रहता है. तो चलो अब हम घूमने चलते हैं. कैमरामैन फोकस करो. एज आई टोल्ड यू, वीकेंड चल रहा है तो सभी पार्टी के मूड में थे और मार्केट में भी बहुत ज्यादा भीड़ थी. यहाँ पे गाइस माहौल बना हुआ बढ़िया. ये फ्रेंड्स लोगन मिलके बियर शेयर कटका रहे हैं, और मैं यहाँ पे अकेली बैठ के कुछ ऑर्डर किया हुआ है मैंने. आएगा खाने को भी खाऊंगा. काश मेरे पास भी ऐसा एक दोस्तों का ग्रुप होता, लेकिन कोई भी हरामी आज तक टिका नहीं मेरे जीवन में, या फिर टिकी. इट गोज फॉर बोथ ऑफ द जेंडर्स. तो ऐसा ग्रुप कभी बन ही नहीं पाया. खा रहे हैं अकेले अकेले, वेट कर रहे हैं अपने खाने का. सो दिस इज द बियर स्ट्रीट है. सब जगह बियर बियर लिखा मिल जाएगा. मैं तो पी भी नहीं रही हूँ. क्या फायदा मेरा बियर स्ट्रीट में आने का अगर आप पियो ही ना तो. हाँ, बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. ब्यूटीफुल.
चलते चलते मैं कहाँ पहुँच गई थी मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन सामने एक बहुत ज़्यादा सुंदर लेक थी और तभी पता चला कि हम तो फेमस जगह पे खड़े हैं भाई, फेमस वाटर पपेट शो। पास ही में वहाँ एक रोड साइड स्टेज परफॉर्मेंस की तैयारी हो रही थी। हमने कन्याओं को बोला जय बाबा की बोलो, सब अच्छा हुआ। राम राम जय बाबा की। तभी मेरी नजर घुमाई तो देखा कि तालाब के बीचों बीच मंत्र मुग्ध कर देने वाले प्रोग्राम का आगाज हो चुका था। इसे छोड़कर हम चल दिए हनोई के फेमस एग कॉफी पीने। ये भाई साहब क्या कमाल की जगह थी, ऐसा लगा पुरानी दिल्ली आ गए। टोटली अप्रूव्ड, शानदार एग कॉफी, लाजवाब। मैं अपना डिनर करने सेम जगह वापस पहुंची तो देखा एक भैया भूख में तलवार खा रहे थे, और चूंकि तलवार कच्ची थी तो बाद में भैया ने कोयला खा लिया उसे पकाने के लिए। वापस अपने हॉस्टल पहुंचकर मैं चली नींद की बाहों में। The next day. सेकेंड डे इन हनोई, बैक चेक, ब्रेकफास्ट हो गया, चेकआउट कर दिया। अब हम जा रहे हैं मेरे हॉस्टल से बाहर अगली बस पकड़ने और आज हम जाएंगे हलोंग बे बीच। A few inches later. चले जा रहे हैं वियतनाम की गलियों में चले जा रहे हैं। अता पता कुछ है नहीं कि क्या होगा। अपनी बस पकड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ रहा है। रोडवेज बेस्ट है भाई, रोडवेज का मुकाबला नहीं है। सो फाइनली बस मिल गई है और इन्होंने कुछ कुकीज़ भी दी हैं खाने के लिए। इससे हम निकल रहे हैं आज कैम्पा आइलैंड के लिए, जिसे मैंने 1 to go एशिया से बुक किया था। पूरे हनोई को क्रॉस करके हम पहुंच चुके हैं कोस्ट पे, जहां पे मेरे साथ और भी लोग थे बस में। और अब हम बैठ रहे हैं अपनी स्पीड बोट के अंदर, जिससे जाएंगे हम कैम्पा आइलैंड। सो फाइनली कैम्पा आइलैंड भी पहुंच गए हैं। सर्विसेज बहुत अच्छी थी, फ्रॉम बस टू स्पीड बोट टू अगेन बस। 400 रुपये में बुकिंग करी थी मैंने हॉस्टल की। सबसे पहली बुकिंग थी मेरी ये वियतनाम के स्टे की, जिसमें ब्रेकफास्ट भी आ रहा है 400 रुपये में, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और सिर्फ ये नहीं, 400 रुपये में क्या गया आ रहा है यार। ये पूल, वो जकूजी, मेरा स्टे और ये व्यू, 400 रुपीज खर्च दो, जल्दी आ जाओ यहाँ। तो शाम को कुछ विदेशी दोस्तों के साथ मैं चली गई थी वॉक पे, जो कि बाद में बहुत ही गलत डिसीजन साबित हुआ, क्योंकि आते वक्त अंधेरा इतना ज़्यादा हो चुका था और यहाँ कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। खैर वापस आकर देखा तो हॉस्टल में फुल ऑन पार्टी का माहौल सेट था, लेकिन वो पार्टी यहाँ नहीं हुई। हम सबको बस में बिठाकर एक क्लब ले जाया गया पार्टी करवाने के लिए। बरड़ के नैन नसीले थे। इस पार्टी से हमें वापस लेके जाया गया है 1 बजे और मैं इतना बोर हो गई थी कि मैं जाते ही सो गई। Third day in Vietnam. Already had my breakfast. और अब हम रेडी होकर निकल लेते हैं। तो आज हम जा रहे हैं कैतबा नेशनल पार्क, जो कि यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर पे आएगा। तो अभी मैं स्कूटी लेके निकल रही हूँ। देखते हैं ऐसा कौन सा ही जानवर दिख जाएगा मुझे वहाँ पे। लेट्स सी। चलो भाई, केव्स देखने आए हैं आज तो हम हैं। देखते हैं क्या देखने को मिलता है यहाँ पे जंगलों के बीच में। यहाँ जानवरों को देखने का नहीं, जानवरों से बचने का बोर्ड लगा हुआ था। तो यहाँ लाइमस्टोन केव से निकलते हुए हमें बताया गया था कि हम जाएंगे कुछ पेड़ पौधों के बीच से, और उसके बाद एक लंबा ट्रैक आएगा जिसमें काफ़ी ऊपर चढ़ के एक क्लिफ तक हम पहुँच जाएंगे। लेकिन जैसे ही चढ़ाई शुरू हुई मुझे समझ में आया कि मेरे अस्त्र शस्त्र वस्त्र इस स्थिति के अनुकूल नहीं है। अगर मेरा पैर कहीं फिसला तो मेरे को फिर अस्ताड़ ही लेकर जाना पड़ेगा जी उसके बाद। तो मैं वहाँ से निकल गई थोड़ी पेट पूजा करने, और इतना शानदार लजीज पिज़्ज़ा खाकर मैं चली गई समुद्र किनारे कुछ समय बिताने, क्योंकि शाम की मेरी वापसी की बस बुक थी वापस हनोई जाने के लिए, और हनोई से हमें दनांग की बस पकड़नी थी। और जाते हुए मुझे बड़ा ही प्यारा सनसेट भी दिख गया। हनोई तो मैं पहुंच गई, लेकिन दनांग के लिए बस मिस हो गई है गाइस, क्या किया जाए। अब दूसरे देश में आए हैं और बस मिस हो गया है, कोई सोल्यूशन नहीं पता है। पूछेंगे क्या हो सकता है,
करी ये पता। हेलो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। सो फाइनली मेरी बस निकल गई है दनांग के लिए, जो मुझे हनोई से पकड़नी थी। अब उसके बाद सोल्यूशन क्या किया ये आपको पता चलेगा सेकंड पार्ट में। तो तब तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और कमेंट्स में बताओ कि कौन सा पार्ट बेस्ट लगा। और ऐसे ही और व्लॉग्स देखते रहो क्योंकि सेकंड पार्ट बड़ी जल्दी आ रहा है।